विरोधी बजट। थैंक यू सो मच। माननीय डॉक्टर सिकंदर कुमार, माननीय डॉक्टर सिकंदर। जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माइक इज ऑन सर। प्लीज आप बोले। उपाध्यक्ष महोदय, आप चूक गई, रिकॉर्ड पे नहीं गया। प्लीज। बजट 2024-25 की चर्चा में भाग लेने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश भारत का 7वीं बार बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ और मैंने बजट को बड़ी बारीकी से देखा है और मैं कह सकता हूँ कि इस बजट में जहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, देश की आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और समाज के हर वर्ग के लिए कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रावधान इस बजट में है और देश के हर क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये बजट इंडियन इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी में एक विशेष स्थान प्रदान करने वाला बजट है और ऐसा कल्याणकारी बजट, सर्वस्पर्शी बजट, सर्वहितैषी बजट, लोक कल्याणकारी बजट, विकासोन्मुख बजट प्रदान करने के लिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस बजट में जहाँ एक ओर आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तो दूसरी ओर विकसित भारत का संकल्प दिखता है। महोदय, मैं छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से आता हूँ। पहाड़ी के क्षेत्र होने के नाते हिमाचल प्रदेश विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार के कार्यकाल में इतनी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश को मिली हैं। इन परियोजनाओं की वजह से हिमाचल प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली हैं। चाहे बात करूं मैं शिक्षा की, चाहे मेडिकल की, साइंस टेक्नोलॉजी की, कृषि की, बागवानी की, एयर कनेक्टिविटी की, रेल कनेक्टिविटी की, रोड कनेक्टिविटी की, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, अकल्पनीय विकास हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में हुआ है और वो अगर हुआ है तो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। मैं बात करूं अगर मेडिकल की, हिमाचल वासी कभी नहीं सोचते थे कि छोटे से प्रदेश को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान एम्स हमें मिलेगा और मैं तो आभार प्रकट करना चाहता हूं सदन के नेता और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में भी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी का, जिन्होंने 1500 करोड़ रुपये का एम्स हमारे हिमाचल छोटे जैसे प्रदेश को दिया और बहुत कम रिकॉर्ड्स में वो तैयार हुआ और उसका लाभ हिमाचल वासी नहीं ली, लेकिन पूरे जो हमारे हिमाचल के साथ जो प्रदेश हैं वो भी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ जो परियोजनाएं पिछले 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने दी हैं उनका मैं जिक्र आपके माध्यम से करना चाहूँगा। अगर हेल्थ का, जैसे मैंने एम्स का आपके साथ जिक्र किया 1500 करोड़, इसके अलावा पीजीआई सैटेलाइट सेंटर हमारे हिमाचल ऊना को 450 करोड़ रुपये का दिया। हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में 350 करोड़ रुपये का, हेल्थ के ही और बल्क ड्रग पार्क हरोली ऊना में 1900 करोड़ रुपये का, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए 206 करोड़ रुपया, मेडिकल कॉलेज चंबा और नाहन 452 करोड़ रुपया। ये हेल्थ के सेक्टर में पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया। और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारी अटल टनल जो एशिया की सबसे लंबी टनल है उसके लिए 3200 करोड़ रुपये का और बड़े कम समय में जो है वो टनल किसी ने बनाकर दी तो वो मोदी सरकार ने दी।
हमारे विपक्ष के मित्र, कल मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि रेलवे को कुछ नहीं दिया, जीएसटी से सब परेशान हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो हिमाचल की बात, रेलवे के लिए केंद्र सरकार ने क्या दिया, बाकी देश की बात तो अगर हम बजट बारीकी से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगी, लेकिन हिमाचल के लिए क्या दिया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हिमाचल के लिए जब पूरे देश में 4 वंदे भारत ट्रेन चली तो उनमें से एक ट्रेन सबसे पहले किसी प्रदेश को दी तो वो हिमाचल प्रदेश को आदरणीय मोदी जी ने दी, उसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और रेलवे के लिए बिलासपुर ले रेलवे लाइन के लिए 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान मोदी सरकार ने किया। चंडीगढ़ बद्दी न्यू ब्रॉड गेज लाइन के लिए 1,672 करोड़ रुपये का प्रावधान। उन्ना हमीरपुर न्यू ब्रॉड गेज लाइन के लिए 5,821 करोड़ रुपये का प्रावधान। नंगल डैम तलवाड़ा न्यू ब्रॉड गेज लाइन के लिए 2100 करोड़ रुपये का प्रावधान। कालका शिमला हाइड्रोजन ट्रेन के लिए 870 करोड़ रुपये का प्रावधान। और इस यूनियन बजट में 2024-25 में 2,698 करोड़ रुपये का रेलवे बजट हिमाचल प्रदेश को मिला है। उसके लिए मैं रेलवे मंत्री का भी और मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और आपदा के ऊपर बहुत राजनीति हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने की। पिछले वर्ष 1,782 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने प्रदेश की सरकार को दिया और उस 1,782 करोड़ में से अभी भी जो है वो अनयूटिलाइज फंड पड़ा है और जो असल में बाढ़ प्रभावित थे उन लोगों को वो सहायता नहीं पहुंची। और जिस आपदा के ऊपर राजनीति की इस यूनियन बजट में 2024-25 में इस आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज इस बजट में घोषित किया। उसके लिए भी मैं वित्त मंत्री का, मोदी सरकार का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। प्लीज नो, राजीव जी प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। आप इधर बोले, आप बोले आप इधर बोले। बजट पे भी आ रहा हूँ, मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ, मैं बजट पे ही आ रहा हूँ। आप बोले, कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। राजीव जी बैठ जाए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 2021 और 24 का वर्ष हम देखें तो 8.2% के विकास दर के साथ भारत आगे बढ़ा है और दुनिया की ग्रोथ में, ग्लोबल ग्रोथ में 15% का योगदान भारत का है। और IMF के अनुमान के अनुसार 2028 तक 18% का योगदान ग्लोबल ग्रोथ में भारत का होगा। जहां भारतीय अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर खड़ी हुई है, आने वाले समय में 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी बनेगी। ये संकल्प के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। जहां 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, एक समय ऐसा भी था उपाध्यक्ष महोदय कि जब भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोन लेने के लिए गया था तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मना कर दिया गया, इसलिए क्योंकि भारत के पास एज ए सिक्योरिटी फॉरेन रिजर्व नहीं था। आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत जहां दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, वहां दुनिया का चौथा ऐसा देश बना है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व $655 बिलियन है। उपाध्यक्ष महोदय, आज वर्ल्ड की 7 टॉप इकोनॉमी की बात हम करें तो 7 टॉप इकोनॉमी में सबसे बढ़िया ग्रोइंग इकोनॉमी कोई है तो हमारे देश भारत की है। आज 7 टॉप इकोनॉमी की बात हम करें, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हम देखें तो सबसे कम कॉस्ट ऑफ लिविंग दूसरे देशों की अपेक्षा किसी देश की है तो हमारे देश भारत की है। सबसे
कम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किसी देश की है तो हमारे देश भारत की है। सबसे कम कॉस्ट ऑफ एनर्जी किसी देश की है तो हमारे देश भारत की है। मैं कुछ आंकड़े जो हमारे मित्र कह रहे थे कि बजट के बारे में, वो भी आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से जहाँ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हमारे देश में लगातार बढ़ रही है, बैंक्स क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, और जिस पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट की बात हमारे मित्र कर रहे थे, मैं भी कुछ आंकड़े सदन में रखना चाहता हूं। अगर बात करें पॉवर्टी रेशो की, 2013-14 में हमारे देश में पॉवर्टी 29.17% थी और 2022-23 में ये 29.17% से घटकर 11.28%, यानी कि रिडक्शन इन 10 years 17.89, और नाउ पीपल्स आउट ऑफ पॉवर्टी इंडेक्स 24.8%, यानी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये आंकड़ा है IMF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं पिछले 10 साल के अपने NDA के कार्यकाल और 10 साल UPA के कार्यकाल का मैं अगर कंपैरिजन करूं कुछ डाटे के बेस पर, तो मैं कहना चाहता हूं, इन्फ्लेशन ट्रेंड इन UPA सरकार, UPA गवर्नमेंट 2010 से लेकर 2014 तक 9.4% टू 12.3%, और अगर हेडलाइन ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन 2012-13 में अगर हम देखें तो 9.9%, और 2021 से 22 तक अगर हम देखें तो NDA की सरकार में 5.5% हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारा रहा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए % ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी नेट इंटरेस्ट पेमेंट 2013-14 में 16%, एंड ड्यूरिंग NDA tenure 2023-24 it was 28%. Current account balance as a % of GDP 2012-13 -4.8%, and in 2021-22 it is -1.2%. Year to year real GDP growth in percentage during UPA tenure 5.5%, during NDA tenure it was 9.1%. Foreign exchange reserve as a percentage of GDP 2012-13 it was 16%, and during 2021-22 it is 20.1%. Exchange rate depreciation, जो रुपये का depreciation अवमूल्यन हुआ during UPA time 6.3%, and during NDA time 3.1%. नेट और पब्लिक सेक्टर बैंक से कुछ रेशो की मैं बात करूं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2013-14 2.45%, and during 2022-23 2.72%. Return on assets 0.5% during UPA time, and during NDA time 0.79%. Return on equity during UPA time 8.48%, during NDA time 12.35%, and current account deficit as a percentage of GDP during 2013-14 it was -4.8%, and during NDA tenure 2023 it is -2%. Average monthly gross GST collection rupee lakh crores 2018.9 lakh crore, and June 2024 it is 1.74 lakh crore per month GST collection. Physical deficit as a percentage of GDP during 2009-10 it was 6.7%, during 2023-24 it is 5.6%.
Revenue deficit as a percentage of GDP during 2009-10, 5.5%. During 2023-24, it is 2.6%. Cumulative FDI inflows 2004 to 14, it was $304.03 billion, and during, I need 2-3 minutes, sir. 2014 to 24, it is $628.31 billion. Tax exemption during UPA, rupee 2 lakhs, and during NDA 2024, it is 7.75 lakhs, and bank NPA during 2014, 11%, during 2024, it is 0.6%. Infrastructure spending 2009 to 14, rupee 1.5 lakhs crore. During 2019 to 24, it is rupee 44.3 lakh crore. Wealth created during 2009 to 14, rupee 13 lakh crore. 2019 to 24, rupee 320 lakh crore. Forex addition 2009 to 14, $50 billion. 2019 to 24, $350 billion. GDP rank 2014, 10th, and during NDA tenure, it is 50th rank in the world. GDP 2004 to 14, 98 lakhs crore. During 2015 to 23, 15.7 lakhs crore. Per capita income, I need 2 minutes, sir, 2 minutes. Per capita income 2004 to 14, rupee 86,454. During 2015 to 23, rupee 2.7 lakhs crore. Taxpayers during 2004 to 14, 3 crores 80 lakhs. 2015 to 2023, 6 crore 77 lakhs. और मैं कह सकता हूं कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैंने सदन में रखे हैं और जो आर्थिक नीतियां मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्ष में देश में अपनाई है, निश्चित रूप से भारत दुनिया की आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और जो विकसित राष्ट्र का संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है, हम सब मिलकर उस विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करेंगे। In concluding my remarks on the Union Budget 2014-25, I would like to congratulate once again to the Finance Minister Nirmala Sitharaman for its efficient financial management and presenting such a budget which really enhance the economic growth of the country, and it will promote the social welfare among each and every section of the society. Thank you very much. Next speaker is Sandeep Kumar Pathak. Time allotted is 5 minutes.